आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। एक माँ जन्म देने वाली माँ है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और एक माँ उससे भी बड़ी माँ है, हम सबकी माँ, हमारी भारत माँ। तो सबसे पहले उस भारत माँ के सम्मान में सब लोग पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, लोकमत समूह के चेयरमैन मेरे मित्र विजय दर्दा जी, मेरे छोटे भाई राघव चड्ढा जी, लोकमत समूह के सभी अधिकारीगण, सभी एडिटर्स, सभी कर्मचारीगण, और आज नागपुर से और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। विजय दर्दा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी, और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग इतनी भारी संख्या में, मैं देख रहा था ऊपर भी सब भरा हुआ है, सब लोग कैसे हैं सब लोग? आप लोग, आई लव यू टू। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोकमत ग्रुप की स्वर्ण जयंती के अवसर पे एकत्रित हुए हैं। 50 साल बहुत लंबा समय होता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पे ये एक तरह से स्वर्णिम यात्रा थी लोकमत ग्रुप की। पूरे देश में मराठी का नंबर 1 न्यूज़पेपर और जनता की आवाज बनने वाला मीडिया ग्रुप। नंबर 1 न्यूज़पेपर बनना, मीडिया नंबर 1 बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसका मतलब जनता आपको प्यार करती है, जनता आपके ऊपर विश्वास रखती है। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार जब आपका डायमंड जुबली होगा तो भी आप हमें बुलाएंगे, और फिर उसके बाद जब 100 साल होंगे, भगवान करे आप खूब तरक्की करें, पूरा ग्रुप खूब तरक्की करे। आज मुझे कहा गया है कि इस टॉपिक पे बोलना है, आम आदमी पार्टी एंड इट्स रोल इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। आम आदमी पार्टी का 2024 के चुनाव में क्या रोल होगा। मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लक्ष्य नहीं है, 2024 का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारा देश है, हमारा लक्ष्य भारत माता है। हम यहां राजनीति में येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, यहां कैरियर बनाने के लिए नहीं आए। अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं हम लोग। हम देश के लिए आए हैं, भारत माता के लिए आए हैं। पहली बार जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2013 दिसंबर में, पहली बार मुख्यमंत्री बना, 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। भारत क्या, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं है कि 49 दिन में आदमी खुद ब खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे। तो यहां पे सत्ता भोगने और सत्ता
पाने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, देश बनाने के लिए आए हैं। तो 2024 हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? आप लोग भगवान को मानते हो? कौन कौन मानता है? जरा हाथ खड़े करो। मैं भी मंदिर जाता हूं, भगवान को मानता हूं, खूब मानता हूं। जब भी मंदिर जाता हूं, कभी तीर्थ स्थान जाता हूं, कभी सुबह उठ के जब पूजा करता हूं भगवान की, तो जब आदमी मंदिर जाता है, भगवान के पास, भगवान के साथ बात करता है, तो कई बार कुछ मांगता है। मैं भी मांगता हूं, दो चीजें मांगता हूं। एक तो ये कि हे प्रभु, मेरा भारत जल्द से जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बने। और उसे नंबर 1 देश बनाने में जो भी मैं रोल अदा कर सकूं, मैं वो रोल अदा करूं। तो 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, केजरीवाल का क्या रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं भगवान से मांगता हूं कि हे भगवान, जब तक मैं अपने देश को दुनिया का नंबर 1 देश ना देख लूं, मुझे इस पृथ्वी से मत उठाना, तब तक मुझे मौत मत देना। मैं भारत को नंबर 1 देश देखने के बाद ही मरना चाहता हूं, उसके पहले मैं मरना नहीं चाहता। मुझे राजनीति करनी नहीं आती। अब तो हमें 2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी, अब तो 10 साल हो गए राजनीति करनी नहीं आती हम लोगों को। ओनली काम करना आता है, केवल काम करना आता है हमको। ये जो आजकल राजनीति चल रही है, राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती। जब दिल्ली में नई नई सरकार बनी, हम देखते थे इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी। अब पंजाब में सरकार बनी है, भगवंत जी से चर्चा होती है, इतनी चोरी की हुई है पिछली सरकारों ने। हमें चोरी करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें दंगे कराने नहीं आते, हमें नफरत फैलानी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। हमें स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। मैं आज इस मंच के जरिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। दरदा साहब, आप भी दिल्ली आते हैं, एक बार इस बार चलिएगा, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। स्कूल अस्पताल दिल्ली के हमने बनाए हैं, इतने शानदार। पहले दिल्ली में मुझे पता चला महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? बहुत बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, बच्चे आते नहीं थे, आते थे तो 15-20 मिनट 1 घंटा करके घर चले जाते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे। इतना बुरा हाल था और रिजल्ट इतना खराब आता था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, इतने शानदार हो गए हैं। मैं आपको 2 ही बातें बताऊंगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 बातें सुन ली। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं। 99.7% नतीजे। प्राइवेट के भी नहीं आए इतने नतीजे। प्राइवेट को बहुत पीछे छोड़ दिया अब सरकारी स्कूलों ने। नंबर 1। दूसरी बात, इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अमीरों के बच्चों ने, पहले गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था।
पहले गरीब, इस बार अब अमीर लोग भी अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं हो गई जो प्राइवेट में भी नहीं मिल रही हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी प्राइवेट कंपनी में एक छोटे से केयर टेकर है, किसी लोअर मिडिल क्लास कॉलोनी में रहता है, बहुत गरीब परिवार का है। इस बार 12वीं पास करने के बाद उसका आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ। एक और बच्चा है फैजू, उसके पिताजी मजदूर हैं, झुग्गियों में रहता है, उसका इस बार एनएसयूटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर पहले वाले सरकारी स्कूल होते और उनमें ये बच्चे पढ़ रहे होते तो गरीब का बच्चा गरीब ही बनता, मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनता, केयर टेकर का बच्चा गरीब ही बनता। इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। एक बच्चा है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड का काम करते थे, कोरोना के टाइम में 2 साल पहले मौत हो गई। उसका एडमिशन आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जो है ना, ये 5-7 एग्जाम्पल उठा के ले आया। पिछले 3 साल से हर साल 450 बच्चों का हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईआईटी के अंदर एडमिशन हो रहा है। 450 बच्चों का एवरी ईयर। पिछले 3 साल से विजय जी, पिछले 3 साल से 450 बच्चों का हमारे सरकारी स्कूलों के आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ। और मेडिकल के अंदर अलग, नीट के अलग पेपर दे रहे हैं बच्चे हमारे, नीट के अंदर अलग एडमिशन हो रहा है। मुझे ये करना आता है, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। इससे संतुष्टि मिलती है हमको, इससे लगता है कि यही करने के लिए आए थे हम लोग। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर आजकल हमने पहले सरकारी स्कूलों को ठीक किया, बिल्डिंग सारी तोड़, जितनी बिल्डिंग थी सारी तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई। प्राइवेट स्कूलों के जैसे शानदार बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, लिफ्टें, सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार हमने बिल्डिंगें बनाई। और उसके बाद टीचर्स जितने थे हमारे, उनको हमने, जितने हमारे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल थे, उनको हमने लंदन, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर यहां ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। जितने हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे, उनको हमने आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। अब नतीजे आने लगे हैं। अब हमने शिक्षा को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ले गए हैं। हमने स्कूलों के अंदर एक हैप्पीनेस क्लास शुरू की है। हमें ये लगता है कि शिक्षा के जरिए हमें अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। आज इतनी टेंशन है, और आप जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, इतने गरीब परिवारों से आते हैं, जब घर जाते हैं इतनी टेंशन है, माँ बाप लड़ रहे हैं, कईयों के घर में बाप दारू पी के आता है, पड़ोसी लड़ रहे हैं। जिस माहौल में ये बच्चे रहते हैं इतनी टेंशन होती है। तो हमने ये तय किया, हर रोज जब बच्चा स्कूल आएगा, पहले 45 मिनट हम उसको मेडिटेशन कराते हैं, हम उसको अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज देते हैं, और कहते हैं ना कि अच्छे काम की खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये हैप्पीनेस क्लासेस की चर्चा अमेरिका में भी चली गई। और अभी 3 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब। जब वो दिल्ली आए, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, मेलेनिया ट्रंप। और उनकी पत्नी ने आके कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। तो बड़ी बात है, हम तो खुश हो गए। उसने कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। मैंने सुना है कि दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास होती है जो बहुत ही अच्छी है, उससे लोगों को बहुत खुशी मिलती है, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बहुत समझाया उसको कि इधर मत जाओ,
तुम हमारे दूसरे राज्य के किसी स्कूल में चली जाओ, वहां दिखा देते हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में चली जाओ, वो स्कूल, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहां क्या करोगी जाके? उसने कहा नहीं, मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। भाई साहब 1.5 घंटा बैठ के मिलेनिया ट्रंप ने हैप्पीनेस क्लास अटेंड की। सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ गई और बैठ के उसने एक एक एक्टिविटी जो उस क्लास के अंदर होती है वो सारी एक्टिविटीज अटेंड की उसने। बहुत बड़ी बात है। अब ये हैप्पीनेस क्लास जो है, अब ये दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल भी हमसे, सोचो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ट्यूशन लेके जा रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक और काम हमने शुरू किया जो मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है देश के लिए। ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है ना, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। 1830s के अंदर मैकॉले ने हमारे देश के लोगों को क्लर्क बनाने के लिए, अंग्रेजों का गुलाम बनाने के लिए शिक्षा पद्धति बनाई थी मैकॉले ने। और देश आजाद हो गया, लेकिन वही पद्धति अभी तक चली आ रही है। हमारे बच्चे बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री, बाहर निकल के नौकरी नहीं मिलती। कुछ तो प्रॉब्लम है। इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इसका हम लोगों ने समाधान निकाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की। बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। कैसे सिखाया विजय जी? हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए देते हैं हर बच्चे को, और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2 हजार रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई, तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। अब ये 5 बच्चे इस 10,000 रुपए से कोई आइडिया सोचते हैं, बिजनेस आइडिया, और फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करके उस पैसे से पैसा कमाते हैं। ऐसे 52,000 टीम बन चुकी है बच्चों की, 52,000 टीम। किसी टीम में 4 बच्चे, किसी टीम में 5 बच्चे, किसी टीम में 2 बच्चे, किसी टीम में 6 बच्चे। और इनमें से जिन लोगों के आइडियाज अच्छे थे, फिर हम लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, अमीर लोगों को। उनके सामने हमारे बच्चों ने करीब 150 के करीब आइडिया फाइनल हुए, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, और उन अमीर लोगों को जो जो आइडिया पसंद आया, उन अमीरों ने कहा मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें पैसा। 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। एक 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है, लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें, काफी कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई। तो 5 बच्चे एक साथ आए, 5 बच्चों ने मिलके 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए। 10,000 रुपए का 2.5 लाख रुपए बच्चों ने कमा लिए। इन बच्चों ने 6 महीने में 2.5 लाख। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी, तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से। कुछ बच्चे, 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे। इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट, खाद, और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट मिला है। कुछ बच्चे थे, 6 बच्चे, उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया। 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए,
ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी है। हम पकौड़े बनाने नहीं, हमने दिल्ली में शानदार स्कूल हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था दिल्ली में, बहुत बुरा हाल था सरकारी अस्पताल। जैसे यहां भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल होगा, दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, डॉक्टर लिख देता है, कहता है बाहर टेस्ट करा के ले आओ, मशीनें काम नहीं करती, सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती, जंग लगा रहता है, दीवारों पे पान की थूक पड़ा रहता है। यही है ना? पहले दिल्ली में भी ऐसा था, पहले दिल्ली में भी ऐसा था। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अब इतना शानदार बना दिया। दिल्ली में हमने 3 लेवल की सिस्टम बनाया। प्राइमरी लेवल मोहल्ला क्लिनिक, हमने हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक खोल दिया, छोटा सा क्लिनिक, उसमें एक डॉक्टर बैठता है। आपको जुखाम, बुखार, खांसी, ये सब छोटी छोटी बीमारियां, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आपके सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, डॉक्टर फ्री, आप वहां पे दिखा के ले आइए। नेक्स्ट लेवल है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, गायनी का डॉक्टर, बच्चों का पीडियाट्रिक्स, मेडिकल का डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर, इस तरह के 8 किस्म के डॉक्टर। वहां पे सुबह से शाम तक का अगर किसी को एडमिट करके अगर करना है तो 1 दिन का वहां पे एडमिशन हो सकता है। और वहां भी उससे भी सीरियस बीमारी है तो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमने जो दिल्ली सरकार के जितने मल्टी स्पेशलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सबका बेड़ा गर्क था, मशीनें काम नहीं कर रही थी। मैंने आने के बाद तुरंत एक काम तो शुरू किया, मैंने कहा हर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हर सोमवार को मेरे को ये लिख के भेजेगा, सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक्सरे मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, कौन कौन सी दवाइयां अस्पताल में हैं, कौन कौन सी अस्पताल में नहीं है। रोज सवेरे 11 बजे सोमवार को, हर सोमवार को 11 बजे जब मेरे पास रिपोर्ट आने लगी, अपने आप सबने काम करना चालू कर दिया। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी दवाइयों की, टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और एक और बहुत बड़ा काम किया कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। हमने ऐलान किया कि दिल्ली के हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का सारा इलाज दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त किया जाएगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आपको चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी छोटी बीमारी हो, सारा इलाज आपका मुफ्त है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मिथिलेश पांडे जी हैं, ये झुग्गियों में रहते हैं, इनको पेनक्रियास की कैंसर हो गया, सर्जरी हुई, मार्केट में कराते तो 6 लाख रुपए लगते, इनका सारा खर्चा फ्री था। जीबी पंत हॉस्पिटल में इनका सारा इलाज हुआ। मुन्नी देवी है, गॉल ब्लैडर का कैंसर था, दक्षिणपुरी की झुग्गियों में रहती है, इनको स्टंट डला, 4 लाख रुपए का खर्चा था, सारा फ्री। हर आदमी का, हर औरत का, जो कराना चाहे, जो प्राइवेट में जाना चाहे उनका स्वागत है, प्राइवेट में जाए, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में कराना चाहे उनका सारा इलाज मुफ्त है। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, दूसरी पार्टी वाले खूब केजरीवाल फ्री 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 कहते हैं ना, फ्री बी फ्री बी फ्री बी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो गरीब है तो उसका क्या कसूर है? क्या भारत माता, भारत के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा, क्या भारत सरकार का, राज्य सरकार का फर्ज नहीं है कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? तो अगर मैं बच्चों को फ्री शिक्षा देता हूं तो क्या गलत करता हूं? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए फ्री शिक्षा? कहते केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों देता है?
क्योंकि केजरीवाल की सेटिंग नहीं है प्राइवेट स्कूलों के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे देश में बीमार हो, आज इतना इन लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया, इतना महंगा हो गया इलाज कराना प्राइवेट अस्पतालों में। अगर आपको भगवान ना करे कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, कर्जा चढ़ जाता है, आदमी आत्महत्या कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? कितनी आत्महत्या इस वजह से होती है कि पैसा नहीं था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। तो अगर मैं लोगों का इलाज मुफ्त में कर रहा हूं तो बताइए क्या गलत कर रहा हूं? ये कहते हैं केजरीवाल मुफ्त में इलाज क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं है इन बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, इन प्राइवेट अस्पतालों के। मैं सेटिंग नहीं करता इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ। दिल्ली में हमने शुरू किया, हमने कहा सब लोग योगा करो, सवेरे उठ के योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने कहा सब लोग, पूरी दिल्ली को मैं योगा कराऊंगा। मैंने कहा 25 लोग इकट्ठे हो जाओ, और अगर आप योगा करना चाहते हो, 25 लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को मिस्ड कॉल मारो, मैं फ्री में योगा टीचर आपके यहां भेजूंगा। आज पूरी दिल्ली के अंदर योगा शुरू हो गया, योगा क्लासेस शुरू हो गई है पूरी दिल्ली के अंदर। बताइए फ्री में अगर योगा करा रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं जी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने बिजली, पहले दिल्ली के अंदर 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, 8-8 घंटे के पावर कट। अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। तो बीजेपी वाले कहते हैं मुफ्त क्यों देते हो? तो मैंने अभी एक नई स्कीम चालू की है। मैंने कहा जिसको नहीं चाहिए मत लो, जो मांगेगा उसी को मिलेगी। हमने अभी नई स्कीम चालू की है। अभी हम सबको देते थे पिछले साल तक, इस बार हमने कहा ठीक है, ये जो शोर कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, जिसको नहीं चाहिए वो अप्लाई कर दो, हम आपको नहीं देंगे। आजकल हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं श्री रामचंद्र जी के, रामलला के दर्शन करने के लिए। बताओ क्या गलत करते हैं? फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। फ्री तीर्थ यात्रा कराने का तो पुण्य होता है, तीर्थ यात्रा कराने का भी पुण्य होता है, तीर्थ यात्रा करने का भी पुण्य होता है। कहते हैं केजरीवाल तीर्थ यात्रा क्यों कराता है? आजकल इन्होंने, मैं देखता हूं कई सारे इन लीडर्स के भाषण में एक ही सांस में बोलते हैं ये फ्री भी बड़ा गलत है, फ्री भी बड़ा गलत है, फ्री भी नहीं होना चाहिए, और फिर कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक ही भाषण में इनकी पार्टी वाले एक ही भाषण में बोलते हैं केजरीवाल गंदा, केजरीवाल ये फ्री भी देता है, फलाना देता है, हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। नेताओं का फ्री बंद करो। सही बोला, आज तक भगवंत मान ने बहुत सही किया। ये नेताओं को सब कुछ मिले। आपको पता है एक एक नेता को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 4,000 यूनिट तुमको हर महीने बिजली मुफ्त मिले तो कोई तकलीफ नहीं है। एक गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो सारे नेता चिल्लाते हैं फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। अरे यार, नेताओं का सारा इलाज मुफ्त होता है, अमेरिका में इलाज करा के आते हैं, और अगर एक गरीब आदमी बेचारा सरकारी अस्पताल में उसको दवाइयां फ्री कर दी तो कहते हैं फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। और आजकल इन्होंने बड़े बड़े, मैं देख रहा हूं अर्थशास्त्री आर्टिकल लिख रहे हैं अखबारों के अंदर, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, अगर फ्री भी का कल्चर चालू रखा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक भी अर्थशास्त्री को यह आर्टिकल लिखते नहीं देखा कि अगर भ्रष्टाचार चालू रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। भ्रष्टाचार चलते रहना चाहिए। मैं ये फ्री भी कैसे दे रहा हूं? मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है? मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कहां से फ्री भी दे रहा हूं? करप्शन खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो पहले नेताओं की जेब में पैसा जाता था, जो पहले अफसरों की जेब में पैसा जाता था, अब मैं आप लोगों के बीच में बांट देता हूं। किसी की बिजली फ्री कर देता हूं, किसी का दवाई फ्री कर देता हूं, किसी की। कोई ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री जितने लिख रहे हैं मेरे खिलाफ, कोई ये नहीं लिख रहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, कोई नहीं लिख रहा। कहते भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए, हमें भी मिलता है उसमें से। फ्री भी बंद होनी चाहिए। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि नेताओं की फ्री भी बंद होनी चाहिए, जनता की फ्री भी बंद होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये नेताओं ने लिखा है। मेरे से कई लोग पूछते हैं
केजरीवाल जी किसके साथ अलायंस करोगे? नेशनल अलायंस किसके साथ करोगे? मेरे को ये राजनीति करनी नहीं आती। इनका अलायंस मेरे को समझ में नहीं था। ये 10 पार्टियों का अलायंस, 20 पार्टियों का अलायंस, इसको हराने के लिए अलायंस करेंगे, उसको। मेरे को किसी को नहीं हराना, मेरे को तो देश को जिताना है। मैं एक ही अलायंस करूंगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस तैयार करेंगे हम लोग। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। इस देश के डॉक्टर्स का, इस देश के इंजीनियर्स का, इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, इस देश के पत्रकारों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के किसानों का, इस देश के वकीलों का, इस देश के आम आदमी, 130 करोड़ आम आदमियों का अलायंस बनेगा, जो अलायंस इस देश को नंबर 1 देश बनाएगा। आज ये देश जहां पे है, ये नेताओं की वजह से नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा था, कई सारी मैं पढ़ता रहता हूं जो बड़ी इंस्पिरेशनल। एक भानु श्रीवास्तव है, कैनरा बैंक में काम करते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बैंक वालों को। शाम को रोज घर आने के बाद 2 घंटे झुग्गी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में ट्यूशन देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ये देश जिंदा है। एक और हैं केदार प्रसाद, झारखंड के एक गांव में रहते हैं। उनके गांव में बिजली नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपनी इधर उधर से डोनेशन करके, पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने गांव के लिए एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया, जिससे उनके गांव की गलियों में लाइट आ गई, उनके गांव में मंदिर में लाइट आ गई। ऐसे लोगों की वजह से आज हमारा भारत जिंदा है। इन नेताओं की वजह से नहीं है। नेताओं ने तो लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस देश के ऐसे लोगों को, 130 करोड़ लोगों को हाथ से हाथ पकड़ के हमें सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। आज हमारे देश में एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में पूरे देश में कहीं कोई गुंडागर्दी हो जाए, कहीं कोई दंगे हो जाए, इसके लोग पहुंच जाते हैं उनको मेंबर बनाने के लिए। अपने लोग, गुंडों को, लफंगों को, दंगों को, पूरे देश में दंगे कराते हैं, पूरे देश में गुंडाई कराते हैं, पूरे देश में लफंगाई कराते हैं। मैं तो दंग रह गया इतने। कहीं बलात्कार हो जाए, बलात्कारियों के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, बलात्कारियों को माला पहना के आते हैं। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह की गुंडागर्दी, लफंगाई से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप लोगों को दंगे चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो मेरे साथ आ जाओ सब लोग। अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति चाहिए, तो आइए हम सब लोग मिलके 130 करोड़ लोगों का एक नया अलायंस बनाते हैं। मैं फिर से दरदा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इतने खूबसूरत लोगों के साथ आज बात करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है, लेकिन आम आदमी देश के बारे में सोचता है। एक बार फिर से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आम आदमी की इस त्रिमूर्ति के लिए।